किसान, पशुपालक और मछुआरे ये सिर्फ 3 वर्ग नहीं हैं, ये भारत की आत्मा हैं और अब इनकी सुरक्षा की गारंटी सीधे भारत के प्रधानमंत्री ने ली है। पीएम मोदी ने पहली बार टैरिफ वॉर पर सीधे ट्रंप समेत पूरी दुनिया को 2 टूक संदेश दिया है कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। मतलब साफ है, अब भारत ग्लोबल दबाव में नहीं चलेगा। अब भारत का हर फैसला भारत के हित में होगा। आप देखिए ये रिपोर्ट, आगे एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा। ट्रंप टैरिफ, भारत झुकेगा नहीं। ट्रंप की सुनो तो यारी और ना सुनो तो गद्दारी। कुछ ऐसे ही सच को हवा दे रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। अपनी शर्तों पर अपनी बातों को मनवाने के लिए ट्रंप टैरिफ को हथियार मान बैठे। तभी तो जो देश उनकी जरूरतों की नाफरमानी करता है, उस पर वो टैरिफ का बम फोड़ देते हैं। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। भारत ने जब अपने राष्ट्रहित को लेकर अमेरिका को सच का आईना दिखाया, तो ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ बम फोड़ दिया। यानी अब अमेरिका भारत से कुल 50% का टैरिफ वसूलेगा। एक और जहां ट्रंप ट्रेड डील के लिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि भारत अमेरिकी हितों के सामने सरेंडर कर दे, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप को 2 टूक शब्दों में संदेश दे दिया है। देश हित सर्वोपरि है, भारत सरेंडर नहीं करेगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ट्रंप पहले भी भारत के खिलाफ अपनी खींच दिखा चुके हैं। आज के ग्लोबल अनिश्चितताओं के इस दौर में भी दुनिया भारत की ग्रोथ का लोहा मान रही है, लेकिन ट्रंप है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। तो कभी रूस के साथ भारत के तेल व्यापार को लेकर गंभीर आरोप मढ़ते हैं, लेकिन जब भारत अमेरिका को सच का आईना दिखाता है तो वे झल्ला जाते हैं। तो चलिए कुछ आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। रूस से क्रूड का सबसे बड़ा इंपोर्टर तो चीन है, जिसने साल 2024 में रूस से करीब $63 बिलियन का क्रूड इंपोर्ट किया। तो वहीं भारत ने रूस से करीब $53 बिलियन का क्रूड इंपोर्ट किया। तो ये आंकड़े साफ साफ दर्शाते हैं कि कम इंपोर्ट के बावजूद भी ट्रंप को भारत से दिक्कत है, जबकि ज्यादा मात्रा में क्रूड इंपोर्ट करने वाले चीन ट्रंप की आंखों में नहीं खटक रहा। अब वे केवल भारत पर ही अपनी नाराजगी दिखला रहे हैं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। बहरहाल भारत अब दबाव में नहीं, निर्णय से चलता है। जब बात हो किसानों की थाली की, पशुपालन की मेहनत की, मछुआरों की उम्मीदों की, तो ये समझ लीजिए भारत झुकेगा नहीं। ये मतलब साफ है, अब भारत ग्लोबल दबाव में नहीं चलेगा। अब भारत का हर फैसला देश के हित में होगा, यानी किसानों की कीमत पर कोई सौदा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बड़ा ही शानदार पैनल है। 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ। अजय बग्गा हैं, मार्केट एक्सपर्ट। सुभाष चंद्र गर्ग हैं, पूर्व वित्त सचिव। अनुराग सिंह है, मैनेजिंग पार्टनर अनसिट कैपिटल से। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका अजय सर, सुभाष सर और अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल अजय सर आपसे शुरू करते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्रंप का जो टैरिफ पर मनमर्जी थी वो कर चुके, हो गई मनमर्जी। अब भारत के रुख का इंतजार था और प्रधानमंत्री मोदी ने वो भी साफ कर दिया कि भारत का रुख क्या है। भारत अपने हितों से समझौता नहीं करने वाला है। कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी की टैरिफ के मुद्दे पर। इस मीटिंग को कैसे देखते हैं, ओवरऑल भारत के रुख को कैसे देखते हैं? अजय सर बताइए एक बार। देखिए, बहुत अब इम्पोर्टेंट है कि सरकार एक पैकेज लेके आए। लगभग 25% तो तय है। जो सेकेंडरी टैरिफ है 25% का, अगर वो हटेगा तो देखते हैं। बट ट्रंप की जो नीति आप देख रहे हैं, एक बार रशियन ऑयल की इशू सॉल्व हो गई तो फिर वो रशियन डिफेंस इक्विपमेंट की बात शुरू कर देंगे कि आप S-400 के 6 बैटरीज खरीद रहे हैं, मेरा आयरन डोम खरीदिए। आप S-400 कैसे खरीद रहे हैं? तो ये खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि नेगोशिएशन टूल की तरह से ट्रंप रियलिटी टीवी की तरह चला रहे हैं अपना जो
गवर्नेंस है। और रोज आप देखिए नज़ारे पे नज़ारा होता है कि कोई खड़ा हुआ है साथ में उनके व्हाइट हाउस में। इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतना मीडिया हैवी कोई गवर्नमेंट नहीं होता है। तो वो टीवी और कैमरा से उनको प्यार है, उनको स्पेक्टिकल ही करना है, चाहे उसमें यूएस का राष्ट्रहित बड़े लंबे समय तक हिट हो जाए। आज देखिए खबर निकल के आ रही है, स्पेन स्पेन एक राष्ट्र है जो वर्ल्ड वॉर टू में भी सम्मिलित नहीं हुआ था और न्यूट्रल रहा था। उन्होंने कहा कि हम 2% जीडीपी का डिफेंस पे खर्चेंगे, उससे ज्यादा हमारी अभी हैसियत नहीं है। तो ट्रंप ने उनको फोर्स किया 5% पे आने में। आज स्पेन ने कहा कि हम F-35 नहीं खरीदेंगे, हम यूरो फाइटर खरीदेंगे, यूरोपियन में ही बना हुआ अमेरिकन सामान हम नहीं खरीदेंगे। जो ट्रस्ट टूटा है ट्रंप की नीतियों से, कि दुश्मन हो या दोस्त हो सबको आड़े हाथों लिया गया है, सबको इल ट्रीट किया गया है, सबको नीचे दिखाया गया है, लोग वो याद रखेंगे, राष्ट्र याद रखेंगे। 3 साल एक राष्ट्र की जिंदगी में बहुत कम टाइम है, तो लोग वेट आउट करेंगे। बट जहां पे भी लोगों को चांस मिलेगा अमेरिकन सामान नहीं खरीदने का या ट्रंप के ऊपर पलटवार करने का, आप देखेंगे वो आते हुए। तो ये सबसे अहम मैं कहूंगा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट जो हो गया है। जहां अमेरिका था लीडर वेस्टर्न डेमोक्रेसीज का, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का, और ब्रेटन वुड्स चल रहा था फाइनेंशियल सिस्टम में, वो टूटने की कगार पर है। अमेरिका का जो रिजर्व करेंसी है उसके ऊपर ऑलरेडी रशिया का 300 बिलियन पकड़ने के कारण आघात हुआ। बट अब बाकी देश भी अब सोचने लग गए हैं कि क्या हमारा पैसा महफूज है डॉलर में। याद रखिए 37 ट्रिलियन डॉलर का डेट है अमेरिका का, 15 ट्रिलियन डॉलर दुनिया ने अमेरिकन मार्केट्स में लगाया हुआ है। तो अगर वो पैसा निकलता है, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। बट ये अब इस तरह से सबका हाथ मरोड़ रहे हैं जो लोग याद रखेंगे। जाहिर तौर पर सर डर उतना काफ़ी है जितना ज़रूरत हो। इतना भी मत डराइए कि फिर डर ही ख़त्म हो जाए। कुछ कुछ ऐसा ही बनता जा रहा है पूरी दुनिया में ट्रंप की ओर से। सुभाष सर आपके पास आएंगे। कई बड़े कारण हैं जिससे राष्ट्रपति ट्रंप की भारत के प्रति झुंझलाहट बढ़ी है और टैरिफ रेट के रूप में वो झुंझलाहट सामने आई है, जिसमें नॉन टैरिफ बैरियर है, ऑपरेशन सिंदूर रोकने का क्रेडिट ना मिलना है, चीन के साथ भारत की बढ़ती नज़दीकी है, भारत में अपनी शर्तों पर खुला बाजार ना मिलना है और ब्रिक्स को लेकर भी नाराज़गी है। यही सभी कारण हैं भारत के प्रति नाराज़गी के, या और भी कोई कारण है? क्योंकि ये जो नाराज़गी है ये लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, आप ये सारा जो कुछ हो रहा है उसको पॉलिटिकल टर्म्स में देख सकते हैं या इकोनॉमिक टर्म्स में देख सकते हैं। तो जब ये बहुत सारी बातें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, हमने उनको क्रेडिट दिया है नहीं दिया, नोबल वाली बात, ये सब पॉलिटिक्स है। अगर आप टैरिफ के मामले में डिस्कशन करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये है कि इन एस्पेक्ट्स को मिक्सअप मत करिए। ओके, लेट अस कम टू टैरिफ। तो टैरिफ क्यों लगा रहे हैं ट्रंप, ये बिल्कुल साफ है। 4 महीने से ये सारा नाटक हो रहा है। वो चाहते हैं कि भाई अपना डेफिसिट जो है उनका दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ के साथ, वो डेफिसिट ख़त्म हो। ये सही है गलत है, आप और हम इस पे बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन ये उनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव है कि भाई मेरा ट्रेड डेफिसिट इंडिया के साथ $40 बिलियन का जो है वो ख़त्म होना चाहिए। मेरा ट्रेड डेफिसिट जो चाइना के साथ इतना है, जापान के साथ इतना है, वो सब ख़त्म होना चाहिए। और ट्रेड डेफिसिट ख़त्म करने के लिए उनको जो समझ में आ रहा है वो सही है गलत है, अगेन आप बैठ के बात कर सकते हैं कि आप मुझे 0% टैरिफ पे एक्सेस दीजिए, मैं आपकी चीज़ों पे टैरिफ लगाऊंगा, मुझे मेरा बहुत सारा सामान खरीदिए और मेरे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। 4 चीज़ें वो बाकी दुनिया के देशों से ले रहे हैं। इंडिया इन चारों चीज़ों में उनके साथ समझौता उनके टर्म्स पे करने के लिए तैयार नहीं था, और ना ही वो इस स्थिति में था कि वो समझौता कर सकता था। इसलिए वो 25% टैरिफ लगे और इसीलिए ये दूसरे 25% टैरिफ और लग गए, राइट। जिसमें एक एडिशनल एलिमेंट ये भी जुड़ गया है कि वो दिखाना चाहते हैं कि मैं रशियन को रोक सकता हूँ यूक्रेन में। वो उसके लिए आप
भारत को भी इस्तेमाल कर रहे हैं बतौर हथियार के, ताकि रशियन ऑयल न बिके और रशियन के पास सामान न मिले। अब आप अगर इस स्थिति में आ जाएं कि ये कारणों से टैरिफ लगे हैं और उसके हिसाब से आप डिसाइड करें कि भाई आपको क्या करना है, मेरे ख्याल में इंडिया के पास प्योरली इकोनॉमिक टैरिफ ट्रेड टर्म्स में दो बड़े ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप ये कह दीजिए कि भाई हम आपसे इन टर्म्स में व्यापार नहीं कर सकते, हम ये नुकसान नहीं सहन करेंगे और नहीं सहन करना चाहते हैं, एंड देयरफॉर हम आपको, हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो आपको हमारे दाम पे ही ट्रेड करने के लिए चीज़ें ऑफर करते रहेंगे। आपको लेना है तो ले लीजिए और नहीं लेना है तो मत लीजिए। ले रहे हैं तो आप लोग ही इस पे टैरिफ दीजिए, हम टैरिफ बेयर नहीं करेंगे। और उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि हमारा जो ट्रेड अमेरिका के साथ है वो कुछ घट जाएगा, कितना घटेगा वो समय की बात है, और हम उतने चीज़ को दूसरी जगह डाइवर्सिफाई करें या अपने देश में कंज्यूम करें। दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज कि अगर हम जिस भाषा को ट्रंप समझते हैं और उस भाषा के हिसाब से बात करने के लिए तैयार हैं केवल ट्रेड के लिए, तो रिटेलिएशन आंसर नहीं है। हमें अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करना पड़ेगा। एक ही मुद्दे में मैं आपसे कहता हूं, बाकी फिर बाद में बात करेंगे जी। हमने एक बड़ी रेड लाइन ड्रॉ कर रखी है, जिसको प्रधानमंत्री भी आज कह रहे थे कि हम पशुपालन का, किसानों का, मछली पालकों का नुकसान नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह, और उसको हमने एक अपनी बहुत बड़ी कमज़ोरी बना के इस नेगोशिएशन में हम कर रहे थे, भाई हम ये नहीं देंगे आपको और कुछ करना हो कर लीजिए, और वो उसको लेने के बिना आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर दूसरी स्ट्रेटजी के रूप में अगर हम रिव्यू करें कि क्या ये वास्तव में इंडिया का इंटरेस्ट है कि इन तीनों चीज़ों पे जो हम चीज़ नहीं देना चाहते हैं उसको हम ना दें। लेट मी टेक वन एग्जांपल कि आप ये कहते हैं कि भाई जीएम ऑयल, वहाँ पे सोयाबीन का ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड भी इस्तेमाल करके ऑयल बनाते हैं। अब आप देखिए, हिंदुस्तानी बहुत सारे अमेरिका में रहते हैं, वो सब उस जीएम ऑयल को खाते हैं, और जीएम ऑयल को खाने से उनको कोई परेशानी आज तक हुई उसके बाद में कुछ नहीं। ऐसा क्या है कि हिंदुस्तान वो जीएम ऑयल को इंपोर्ट नहीं कर सकता? आप लगा दीजिए उसके ऊपर एक लेबल कि भाई ये जो अमेरिका से आ रहा है इसमें जीएम ऑयल, जीएम सीड का इस्तेमाल किया होगा। जिस हिंदुस्तानी को वो खाना होगा खा लेगा, और जिसको खरीदना होगा नहीं खरीदेगा। अब इसमें हम इसको रोक के कौन से किसान का इंटरेस्ट हम प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं समय नहीं लूँगा, नहीं तो यही चीज़ आपकी डेयरी पे लागू होती है, यही चीज़ आपकी कॉर्न पे जारी होती है। तो अगर हम करना चाहते हैं डील ट्रंप के साथ, तो हमें वास्तव में इन पर रिविजिट करना चाहिएगा, बजाय केवल इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के कि हम नहीं करेंगे, हम हितों को प्रोटेक्ट करें। कौन से हित हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। ठीक बात है सर, लेकिन इसमें यह भी देखना होगा कि हम तो ले लें, ठीक है, लेकिन इससे पहले जो अन्य देश हैं यूरोप में, क्या उन्होंने अपने जीएम फूड को या अपने डेयरी प्रोडक्ट को, ठीक है दूसरे देशों में शायद एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन भारत की अपनी संस्कृति और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं। खैर उस पर एक अलग चर्चा हो सकती है। बिल्कुल सर। अनुराग सर आपके पास आएंगे और आपसे मैं समझना चाहूँगा कि ब्राज़ील ने खुलकर रिएक्ट किया है, पीएम मोदी ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। क्या इस टैरिफ वॉर से ब्रिक्स देशों को और एकजुट होने का मौका मिल रहा है और मजबूती मिल रही है? अगर ब्रिक्स मजबूत होता है तो ट्रंप के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? दीपक, आपको सीनियर पैनल मेंबर्स को नमस्कार। और गर्ग साहब तो इनसाइडर रहे हैं, तो आई थिंक हमारी तो उतनी समझ उस लिहाज से नहीं है, बट मैं कमर्शियल टर्म्स में कहूंगा दीपक, देखिए ब्रिक्स अभी एक ऑल्टरनेटिव नहीं है। हम उसको कोशिश कर लें, लेकिन वो एक 20 साल का प्लान है, राइट? लेकिन हम वो साथ साथ दोनों चीजें नहीं खेल सकते हैं। आज तो हमें यूएस की जरूरत है ना? तो हम अगर और आई थिंक कहीं ना कहीं जो इंडियन अप्रोच थी, यहाँ स्कॉट बेसेंट साहब ने कहा कि ही वाज फ्रस्ट्रेटेड बाय द पेस ऑफ नेगोशिएशन दैट इंडियन टीम वाज डूइंग। तो आई थिंक वी वर ट्राइंग टू जस्ट delay the tactics, adopt a delay tactics, but I think we have failed to adapt to the new world order जो ट्रंप साहब ने सेटल किया है। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? आप देखिए, वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नो लॉन्गर इज वैलिड बिकॉज ट्रम्प साहब कहते हैं यूएस इतना बड़ा पार्टनर है, वी विल सेट आवर ओन टर्म्स। ये यूरोपियन यूनियन सेंट्रिक हो गया था वर्ल्ड ऑर्डर, वो WTO। ही इज काइंड ऑफ ऑलमोस्ट मूव्ड आउट ऑफ इट कि हम तो अपनी टर्म सेट करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने विड्रॉ कर लिया, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से उन्होंने विड्रॉ कर लिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किस तरह के ऑर्डर्स देता है इसराइल के अगेंस्ट, वो आपने देखा ही है वो तमाशा। WHO भी वेरी इनफेक्टिव था ड्यूरिंग कोविड, राइट? यू अंडरस्टैंड कि उसमें कोई जो ब्यूरोक्रेसी थी, इट वाज वेरी इनफेक्टिव। यूनाइटेड नेशंस इनफेक्टिव हो गया है बिकॉज रशिया हैज द वीटो पावर। इट नीडेड अ वर्ल्ड ऑर्डर रीसेट, वो उन्होंने कर दिया। अभी उसी वर्ल्ड ऑर्डर का पार्ट है राइट और रॉन्ग। ट्रम्प साहब कहते हैं कि ट्रेड, गुड्स ट्रेड से जॉब्स इधर उधर जाते हैं, तो वी नीड टू बैलेंस इट। राइट और रॉन्ग आप आर्ग्यू कर लीजिए। तो आई थिंक वी नीड टू अडेप्ट टू द न्यू पेस। वो उसका जवाब पुरानी डिप्लोमेसी से नहीं आ पाएगा। वो जो नए तरीके हैं, आपको बड़ा स्विफ्ट होना पड़ेगा। यू टू रीड द रूम। अगर आपने रूम में रीड नहीं किया कि भाई 2 महीने में हमें सोल्यूशन निकालना है, और अगर आपने नहीं निकाला तो फिर वही होता है। आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ अ डिप्लोमेसी फेलियर दीपक, मैं ये कहूंगा, राइट? तो आई थिंक वी नीड टू अडेप्ट। हम अब वो पुराने मापदंड निकाल के आएंगे तो वो फिर दे डोंट अप्लाई एनी मोर, राइट? अब आप उसके अंदर बिजनेस कीजिए या नहीं कीजिए, दैट्स इट। और ये ब्रिक एंड ऑल्टरनेटिव करेंसी, ये आज की रियलिटी नहीं है। तो हम उसमें अगले 4-5 साल में नुकसान ज्यादा कर लेंगे विद अ व्यू के 10 साल बाद कुछ सूरज उगेगा जो पता नहीं होगे नहीं होगे। दीपक, बिल्कुल, जाहिर तौर पर अभी जो मौजूदा स्थिति है हमें वहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। बग्गर सर, इस बीच हमने एक और चीज़ देखी है जहाँ दुनिया टैरिफ वॉर को लेकर चिंता में जुटी है, चिंतन में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ आनंद महिंद्रा जी ने इसको लेकर एक अलग नज़रिया दिया है कि टैरिफ भारत के लिए अमृत मंथन हो सकता है। उन्होंने 1991 जैसा मौका बताया है, ईज़ ऑफ डूइंग, पर्यटन और मैन्युफैक्चरिंग में सुधार करने की बात की है। आपदा में अवसर वाले इस नज़रिए के लिए हम कितने तैयार हैं अभी? देखिए, वो पॉलिटिकल विल पे आएगा कि अपॉर्चुनिटी तो है, और बहुत सीधे तौर पे एक्सपोर्टर्स को टारगेटेड सब्सिडी देनी है उनको बचाने के लिए। आज मैं टेक्सटाइल वालों से बात कर रहा था, और क्योंकि ऑलरेडी उनका MFN टैरिफ था, अब कारपेट वगैरह पे 58% टैरिफ लग जाएगा, गारमेंट्स पे 63% टैरिफ लग जाएगा। तो कोई भी बिजनेस ऐसे माहौल में सरवाइव नहीं कर सकता। अब यही हो रहा है कि लोग ढूंढ रहे हैं, दुबई में ऑफिस खोल रहे हैं, UK में ऑफिस खोल रहे हैं, वहां से शिपिंग होगी सारी। बट वो कुछ बायर तैयार होते हैं उसके लिए, कुछ नहीं होते उसके लिए तैयार। और ट्रांसशिपमेंट पे टाइम की बात है कि आ जाएगा, और बड़ा टैरिफ जैसे चाइनीज ट्रांसशिपमेंट पे 40% लगाया है, वैसे इंडियन ट्रांसशिपमेंट पे भी लग जाएगा। तो वो कोई स्थायी तौर पे सोल्यूशन नहीं है। तो सरकार को अभी जो आपने बोला, कल कैबिनेट मीटिंग है, होपफुली कुछ बात ऐसी होगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके, डीरेगुलेशन करने पे जो फोकस आए, साथ में कॉस्ट ऑफ लोन्स घटाने की जरूरत है, और टारगेटेड सब्सिडी या एक्सपोर्टर्स को बचाइए पहले, क्योंकि 0.5-0.6% GDP का इम्पैक्ट है। आप कह सकते हैं कि वन टाइम इम्पैक्ट है, फिर कोई ना कोई ढूंढेंगे, या डोमेस्टिक में लगेगा इनका सामान, या फिर कुछ और ऑल्टरनेटिव होगा ग्लोबली। वो मुश्किल होगा, क्योंकि चाइना भी वही कोशिश कर रहा है, वियतनाम भी वही कर रहा है, जितने एक्सपोर्टर्स हैं सभी उसी में लगे हुए हैं, सबको ग्रोथ भी चाहिए। तो एक्सपोर्ट्स के तौर पे वो ग्रो करना, एशियन टाइगर्स का जो मॉडल था, या चीन का पिछले 20 साल का मॉडल, वो अब खंडन हो गया उसका। बहुत प्रोटेक्शनिस्ट वॉल्स बन रही हैं दुनिया भर में। उसमें क्या करना है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ानी है। अब GST बढ़ता जा रहा है, आप उसके लिए हम तालियां मार रहे हैं, बट घटा नहीं रहे। तो जो 150 मिलियन इंडियंस जो कंज्यूमर क्लास में है, जो टैक्स पेइंग क्लास में है, वो बड़े हेविली टैक्स हो रहे हैं। लोग, अगर आप GST और फ्यूल पे जो सरचार्ज है, गाड़ियों पे जो टैक्स है, और साथ में इनकम टैक्स बढ़ा लीजिए, पूरा डाल लीजिए, 55-60% टैक्स ये कंज्यूमिंग क्लास दे रहा है। जो पूरा सारे जो आपके गिव अवेज हैं, सारे जो फ्रीबीज जा रहे हैं पूरी इकोनॉमी में, वो ये 150 मिलियन लोग
इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त टैक्स रिफॉर्म की जरूरत है, जीएसटी कट की जरूरत है। बिल्कुल। पेट्रोल आप $90 क्रूड पे अभी भी प्राइसिंग कर रहे हैं पंप पे, उसको आप घटा के लाइए, 70 ना भी लाइए, 75 पे तो ले आइए। वो बहुत बड़ा एक स्टिमुलस आ जाता है। और ये तय है कि आपका टैक्स बेस तो बढ़ने नहीं वाला। एग्रीकल्चरिस्ट को कोई सरकार नहीं टच कर सकती क्योंकि वो हार जाएगी वो सरकार इलेक्शंस। तो ऐसे माहौल में फिस्कल डेफिसिट वो 4% ये सब करने के बजाय फिस्कल डेफिसिट बढ़ाइए, जाके और खर्चे करिए, बट राहत दीजिए। ये जो कंज्यूमिंग क्लास है, प्रोड्यूसिंग क्लास है, जो पूरी इकोनॉमी का बोझ सिर पे उठा के बैठी है, उसको रिफॉर्म देके राहत देने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल सर, कल बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हो सकता है कि आपके इन सुझावों पर चर्चा हो। सुभाष सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अब आगे की राह कैसी होनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में ट्रेडर्स को लेकर, एक्सपोर्ट्स की जो पूरी सप्लाई चेन है उसको लेकर, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और सी फूड इंडस्ट्री को फिलहाल अभी जो स्थिति है उसमें तत्काल राहत की ज़रूरत है। क्या बड़े कदम हो सकते हैं इनको राहत देने के लिए? देखिए, जैसे मैंने कहा, आपके पास दो ऑप्शन है, आप उस तरह से जाइए, लेकिन दो और गलतियां बिल्कुल मत करिए। एक जो बड़ी गलती हम अगर करने जा रहे हैं कि इस नाम पे कि हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो रहा है या उनके ऊपर ये आपदा आ पड़ी है, इसलिए सरकार उनको सब्सिडाइज करे या उनको मदद करे। इसका मायना ये होगा, आप देखिए दीपक, इसका मायना ये होगा कि इंडियन गवर्नमेंट is paying the tariff to American government. Effectively, that is what it means. कि अमेरिकन्स कलेक्ट कर रहे हैं टैरिफ से। वो ट्रम्प बात कर रहे हैं $300 बिलियन का हम टैरिफ कलेक्ट कर लेंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज़ कलेक्ट कर लेंगे। और दूसरे देश अगर वो पेमेंट करने लगे, जिसमें देश बिजनेस की जगह सरकारें पेमेंट करने लगे, अगर हिंदुस्तान की सरकार 4, 5, $6 बिलियन भी अगर टैक्स में पेमेंट करेगी, तो वो कोई तरीका नहीं है, ना तो सही बिजनेस करने का और ना ही रीओरिएंटेशन करने का। अगर आप अमेरिका के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते तो इसको रीडायरेक्ट करिए दूसरी जगह, बट सब्सिडी बिल्कुल मत दीजिएगा। अगर ये सब्सिडी देने पे लग गए तो एक बहुत बड़ा भारी नुकसान देश की इकोनॉमी को और सरकार के फाइनेंसेस को होगा। दूसरी बड़ी गलती जो आपने पहले हिंट की और जो अनुराग सिंह भी बता रहे थे कि ऐसा मत करना, ये ब्रिक्स जो है और चाइनीज की गोद में जाना, ये दूसरा बहुत बड़ा गलती होगी। जैसा हम ट्रंप के साथ पहले कोशिश कर रहे थे कि भाई ट्रंप को तो हम अपनी तरफ मानते हैं और हम उससे ये हासिल कर लेंगे। ब्रिक्स में देखिए, हकीकत ये है कि हिंदुस्तान की स्थिति बड़ी कमज़ोर है वहाँ पे। ब्रिक्स आज के दिन चाइनीज़, रशियन, ब्राज़ीलियन डोमिनेटेड है। उसके साथ जो नए मेंबर्स भी जुड़े हैं वो सब हिंदुस्तान के साथ वाले कंट्रीज़ नहीं हैं। और अगर वहाँ पे ब्रिक्स की कोई करेंसी, ब्रिक्स की कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या उनकी इकोनॉमिक गति बढ़ेगी तो सिर्फ चाइनीज़ की बढ़ेगी और किसी की ज़्यादातर नहीं बढ़ेगी। और ब्रिक्स में हिंदुस्तान की, एक्चुअली ब्रिक्स वाले ये मानते हैं कि हिंदुस्तान ब्रिक्स में होना नहीं चाहिए। आपने आज अगर ब्राजीलियन कमेंट देखा था तो वो तो लिटरली ये कह रहे हैं कि ये तो 5th कॉलम है हिंदुस्तान ब्रिक्स में, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट डेमोक्रेटिक साइड के साथ ज़्यादा हैं, हमारे इंटरेस्ट वेस्ट के साथ ज़्यादा हैं। अमेरिका फ़िलहाल थोड़ा सा बिगड़ गया है, बट चाहे EU हो, चाहे और दूसरे देश हों, तो हमारे इंटरेस्ट के साथ डोंट लुक एट कि आपको ब्रिक्स के साथ जाने से हम अमेरिका का कोई काउंटर दे पाएंगे। तो ये कल जो भी मीटिंग हो, मुझे नहीं मालूम कि उसमें क्या डिस्कस होगा क्या नहीं होगा, जो भी तय करें कि हमें आगे अमेरिका के साथ कैसे डील करना है, लेकिन ये दो चीज़ बिल्कुल मत करिएगा, अन्यथा आप देश का और बड़ा नुकसान करके चले जाएंगे। बिल्कुल अनुराग जी, इस पर एक सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि 21 दिनों का जो समय अभी बचा है, इस बीच ट्रंप तो अड़े ही हैं, पीएम मोदी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद क्या कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है आपको? दीपक, इससे पहले एक दो बातें इसमें ऐड कर दूं जी। देखिए, एक तो जब डोमेस्टिक
देखिए पॉलिटिशियन की बातें तो रहती हैं, ठीक है, उनको तो आप देखिए वो क्या कर रहे हैं, दोनों बातें देखिए। लेकिन जब इंडस्ट्रियलिस्ट देश के नेशनलिस्टिक फ्लेवर लेने लगे ना, तो थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए, बिकॉज ये एग्जैक्टली वही इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि टैरिफ्स के पीछे छुपे हुए हैं। कोई ऑटो कंपनी के इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ कहें, आज तो कोई मैंने एक वीसीज का वो जो कंपनी खड़ी ही हुई है चाइनीज मनी पे और अमेरिकन वीसी मनी पे, वो भी नेशनलिस्टिक बातें कर रहे हैं। तो उस पे हमें बिल्कुल बचने की जरूरत है, बिकॉज प्रिसाइसली दे आर द पीपल हु लॉबी। और उसी की वजह से सरकार ये कह तो देती है कि एग्री में हमारी रेड लाइन है, ऑनेस्टली सरकार ये नहीं कहती कि हमारी बाकी जगह भी रेड लाइन है, क्योंकि वहां पे लॉबीज बैठी हुई हैं। तो आई थिंक बी वेरी कॉशियस। सेकंड, चाइना से अगर आप जरा भी हाथ मिलाएंगे, उनके पास इतनी एक्सेस कैपेसिटी है कि आपकी तो पूरी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर सकते हैं वो। सो दैट्स अनदर टू द पॉइंट के फ्यूचर हमारा रशिया और चाइना के साथ इतना फ्यूचर नहीं है। थर्ड इज, देखिए जो आपका सवाल है दीपक, बीच का रास्ता एज अ सिटीजन दीपक मुझे भी पता नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट क्लियरली लेइंग आउट कि हम कहां पर हम स्पेस दे रहे हैं यूएस को। और उसके एब्सेंस में जस्ट एम्बिग्यूटी और लोग अपने जेस्चर्स लगा रहे हैं। लेकिन ऑनेस्ट पॉइंट इज, चलिए ये 25% एक नेगोशिएशन वाली बात है, जो सरचार्ज है वो बेस 25 तो शायद रहेगा, लेकिन तो भी इफ इंडिया डिसाइड्स कि मैं फ्रीली रशियन ऑयल ले लूं, मैं फ्रीली यूएस मार्केट को भी एक्सेस कर लूं और अपना मार्केट टोटली क्लोज रखूं, तो ये प्रिसाइसली उस, और फिर साथ साथ ब्रिक्स भी खेलता रहूं, तो ये प्रिसाइसली उस चेंज्ड वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट में जाता है जो ट्रम्प साहब स्टैब्लिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। अब देखिए यूरोपियन यूनियन ने मान लिया है, चाइना ने मान लिया है। अब इसके बीच में अगर ये बिग एलिफेंट्स लड़ रहे हैं, तो हम बीच में क्यों खप रहे हैं अपने आप को डाल के इसमें? तो हमें भी अपना एक चुपचाप अपना एक रास्ता लें, नोइंग फुली वेल दीपक के पॉलिटिकल क्लास कुछ भी कहे, हमारा जो फ्यूचर है वो अमेरिका के साथ है, वो चाइना और रशिया के साथ में नहीं है। ये मैं क्लियरली मानता हूं। एट एनी पॉइंट इन टाइम यू कैन ट्रस्ट अमेरिका ऑन गुड और बैड, बट चाइना को ट्रस्ट करके आई डोंट थिंक कॉमर्शियली भी वो वायबल है, पॉलिटिकली कितना वायबल है आई डोंट अंडरस्टैंड। दे आर आवर नेबर्स, मेंटेन गुड रिलेशंस, बट फ्यूचर जो है हमारा, वो हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास है, हमारा जो नॉलेज वर्कर्स हैं, हमारी इकोनॉमी जो है, इट्स नॉट अ कमोडिटी बेस्ड इकोनॉमी, जो कि ब्राजील, रशिया, चाइना है। चाइना तो खैर हर किस्म की रिसर्च कर रहा है, राइट? तो वो हमें स्पेस पिक करना है। तो नेगोशिएशन, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी अगर कुछ 21-25 दिन में कुछ निकल आता है। बट कहीं पे कोई स्पेस तो इंडिया को ओपन करना पड़ेगा। एक अगर दीपक, अगर छोटे से कमेंट के साथ में मैं एक आई कैन लीव दिस थॉट। बिल्कुल, इंडिया की पॉलिसी है डोमेस्टिक चैंपियंस को प्रमोट करना, और इसमें ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप एक बार एक बड़ा कर्सरी लुक अगर लें, तो पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में सब डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं। इट इज डोमिनेटेड एंटायरली, देयर इज नो एमएनसी स्पेस, राइट? म्यूचुअल फंड से लेके, इंश्योरेंस से लेके, बैंक्स से लेके सब तक। इट इज नॉट बाय डिफॉल्ट, इट इज बाय डिजाइन। ऑटोमोबाइल्स देख लीजिए, हमारे बाकी तमाम सेक्टर्स देख लीजिए, रिटेल मल्टी ब्रांड में हमने अलाउ नहीं किया है, लग्जरी टोटली क्लोज्ड है। सम प्लेस वी नीड टू फिगर आउट कि कोई तो हम एक ऑप्शन दें जहां पर हम डील कर सकें। वी कांट बी सेइंग एवरीथिंग इन इंडिया इज क्लोज्ड और हम 140 बिलियन को हम ही सर्व करेंगे, लेकिन आपके मार्केट का एक्सेस हमें फ्रीली चाहिए। वो भी अनफेयर है दीपक। बिल्कुल ठीक बात है। बग्गा सर, इसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि अभी अनुराग जी ने बताया कि इसी महीने के लास्ट में प्रधानमंत्री मोदी की विजिट चाइना को होने वाली है, इस साल के अंत में पुतिन आने वाले हैं, तो ये जो नज़दीकी चाइना और रूस के साथ बढ़ रही, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, चाइना तो दुश्मन है, चाइना को आपको डील करना है, और शंघाई कोऑपरेशन तो चाइना का सिक्योरिटी माध्यम है। उसमें पाकिस्तान को भी टेररिस्ट स्टेट नहीं बोलते हैं, पाकिस्तान भी बैठा हुआ है उधर, तो वो उसको ज़्यादा अहमियत मत देखिए। आप चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, वो सब ठीक है, बट एंड में तो चाइना हमारा भला नहीं चाहता, वो तो बहुत क्लियर है, तो वो तो नहीं कर रहे। सिर्फ मैं ये कहूँगा कि जो एशियन टाइगर्स का जो मॉडल था या चाइनीज मॉडल था, एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट, वो मॉडल खत्म हो गया है। अगर आप सक्षम भी हो जाएं एक्सपोर्ट ड्रिवन मॉडल में, बहुत सारे प्रोटेक्शन आ जाएंगे, बहुत सारे देश इसके आगे अड़चन लगाएंगे। तो आपको डोमेस्टिक इकोनॉमी बढ़ानी है। अनुराग से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि ओपन अप करना चाहिए, जो 91 की तरह बिग बैंग हुआ था वैसा चाहिए हमें। बट यही है कि
जो रेगुलेटरी कैप्चर होता है या पॉलिटिकल कैप्चर होता है बिग इंडस्ट्री के द्वारा, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में भी बहुत लॉबीज हैं जो सरकार को पीछे से चलाती हैं। तो अभी हमें क्या करना है? अभी मैं क्यों बोल रहा हूं एक्सपोर्टर्स को बचाने के लिए, क्योंकि $1 बिलियन अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेक्सटाइल, उसके पीछे 1 लाख वर्कर बैठे होते हैं। Correct. और उन 1 लाख के पीछे एंसिलरी में भी 1 लाख 1.5 लाख और लोगों की जीविका चलती है। अगर $10 बिलियन का आपका टेक्सटाइल रुक जाता है, जो अभी क्रिसमस के लिए ऑर्डर आने वाले थे, अब सब रुक गए हैं ऑर्डर, क्योंकि 63%, 59%, कारपेट पे आपके 58% लग रहा है। 8% पहले होता था, अब 50 आ गया। 58% कारपेट आप कहाँ से बेचेंगे जब चाइनीज बना रहे हैं सिंथेटिक, या वुलन है तो टर्की बैठा हुआ है बना के देने वाला। आपका पूरा यूपी का मार्केट खत्म हो जाता है, क्योंकि 60% आपका कारपेट अमेरिका जाता था। तो आप वो कहाँ से लाएंगे? Correct. तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जरूरत है। दूसरा है, बहुत ओवर टैक्स्ड इकोनॉमी हो गई है, इन्वेस्टर्स के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी। फ्रीबीज, क्योंकि आपको 80 करोड़ को फ्रीबीज बांटने हैं, तो वो जो 15 करोड़ जो कंज्यूमर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनके ऊपर बहुत जबरदस्त टैक्स लगा हुआ है। तो उसके कारण अब बढ़ नहीं रहा है, वो उसका प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ रहा है। और तीसरा है कि ये, क्योंकि बुरा वक्त है, ये वक्त अच्छा रहेगा कि आप बिग बैंग रिफॉर्म्स लाएं। चौथा, अनुराग से थोड़ा डिफर करूंगा, अमेरिका भी हमारा दोस्त नहीं है। 1971 में देख लिया, वो रशिया ने हमें सप्लाई किया। कल को आपके पास डिफेंस इक्विपमेंट हो अमेरिका का, वो किल स्विच लगा के भेजेंगे, बोलेंगे पाकिस्तान पे यूज नहीं होना, चाइना पे यूज नहीं होना, सॉफ्टवेयर पूरा नहीं देते। अभी भी जी का जो इंजन आ रहा है 80% कर रहे हैं, 20% अपने हाथ में रख रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं वो इंजन कब बंद हो जाएगा। आपके तेजस विमान सारे उड़ाएंगे वो इंजन। ये मुझे समझ नहीं आ रही 80% पे आप कैसे एग्री कर रहे हैं। तो अमेरिका भी अपना देख रहा है, और हित क्या है उसका। अमेरिका ज्यादा ओपन था। एक छोटा आंकड़ा दूंगा, वहीं फिर खत्म करता हूं। $14 बिलियन भारतीय स्टूडेंट लगा रहे थे 2023 में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए। पिछले साल वो घट के 10 बिलियन आया। अब इस साल 5 बिलियन भी होना मुश्किल हो गया। इतने सारे स्टूडेंट्स मुझे मिल रहे हैं जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। उनको एडमिशन मिली हुई है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, 1.5 महीना तो बंद कर दिया इन्होंने काउंसलेट सारा। फिर अब कह रहे हैं अपना ट्विटर दो, अपना फेसबुक दो, कभी तुमने ट्रंप के अगेंस्ट लिखा, कभी कुछ लिखा, हम नहीं देंगे। तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स अब डेफरमेंट ले रहे हैं, तो वो 5 बिलियन भी नहीं बढ़ने वाला है। तो वो, अगर आप इमिग्रेट ही नहीं कर पाए, अगर आप वहां जाके महफूज नहीं हो रहे, तो वो फिर फ्रेंडशिप कम होने वाली है। वो इतना आसान नहीं है। और जिस तरह से ट्रंप ने बिगाड़े हैं रिलेशन, वो काफी लॉन्ग टर्म के लिए क्षति उन्होंने की है। जाहिर तौर पर पूरी दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी जैसा कुछ नहीं है। आमतौर पर जो सबसे बड़ी चीज़ दिख रही है कि किसका कितना बिजनेस है और किसका कितना फ़ायदा, और हर देश अपना हित देख रहा है। भारत को भी अपना हित देखना चाहिए, लेकिन मौजूदा स्थिति जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस संकट से कैसे बाहर निकले। सुभाष सर, आपसे क्लोजिंग रिमार्क चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये बात तो सही है, कोई परमानेंट दोस्त, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, लेकिन देयर इज सर्टेनली कुछ नेचुरल और कुछ पीपल सेंट्रिक आपकी कोटर्मिनस एक्टिविटी रहती है। उस दृष्टिकोण से अमेरिका और वेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ हमारी ज़्यादा फेमिलियरिटी है, हमारी ज़्यादा कंफर्ट लेवल है। हमें एक फ़र्क करना चाहिए, ट्रंप और अमेरिका दोनों को एक मान के नहीं चलना चाहिए। Exactly. अमेरिका के साथ हमारे लंबे समय के इंटरेस्ट हैं, ट्रंप एक छोटे समय का फिनोमेनन है। उसको किस तरह से हमें डील करना चाहिए, वो एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म स्ट्रेटजी हो सकती है। बट उसके साथ आप
अमेरिका को फेंक दें उठा के, लाइक थ्रोइंग द बेबी विद द बाथ वाटर, वो बड़ी डिसास्ट्रस होगी, वो सही पॉलिसी नहीं है। आप क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में आप क्या करना चाहते हैं इस समय। आप ट्रंप के साथ डील करना चाहते हैं या ट्रंप के साथ डील नहीं करना चाहते। डील करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी करेजियस होना पड़ेगा, आपको अपने ये पुरानी दकियानूसी रेड लाइंस वगैरह जो हैं उससे ऊपर उठना पड़ेगा और आप बिजनेस कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ करके ख़त्म करता हूँ। आप अगर 1 मिनट के लिए इसको ठीक से देखें, मेरी तो अपनी निर्णय वो है ही, ये सारी जो हमारी रेड लाइन है ये वाहियात है। और अगर हम एक ऑफ़र करें ट्रंप को कि भैया हम आपको ये सब खोल देते हैं, आपका सारा इंपोर्ट हिंदुस्तान में हम 0% पे लेने के लिए तैयार हैं, बदले में आप हमें अमेरिका में हम जो भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसको आप 0% पे करिए, ओके, नॉट 10%, नॉट 15%। अगर आप ये डील कर लेते हैं इस फ्रंट पे, मैं और समय हो तो कभी मैं और दूसरे फ्रंट पे भी बता सकता हूँ कि किस तरह की स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए। तो ये अगर डील 0 for 0, आपका सारा इंपोर्ट हम ले लेंगे, आपका हमारा सारा इंपोर्ट आप ले लीजिए, बिल्कुल। इट विल ट्रम्प टीम ऑन द मैट, दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट टू गिव यू 0, बिकॉज बाकी दुनिया में उन्होंने किसी को 0 नहीं दिया। ओके, आप ऐसे नेगोशिएट करिए, स्ट्रेंथ के साथ नेगोशिएट करिए, रादर देन कि मैं तो बच जाऊं, थोड़ी सी बाउंड्री वॉल पे खड़ा हूं, चौका मेरे खिलाफ मत लगाओ, छक्का मेरे खिलाफ मत लगाओ। आप भी बैटिंग करिए, आप भी बॉलिंग करिए, करेक्ट, और आप अपने इंटरेस्ट उस तरह से बचाइए। बातें मत करिए केवल कि हम राष्ट्रहित के खिलाफ कुछ नहीं होने देंगे। एग्जैक्टली। राष्ट्रहित क्या है? बिल्कुल, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही सर, लेकिन राष्ट्रहित तो है ही खैर। लेकिन ये बड़ा अच्छा सुझाव है आपका कि आप अपने पूरे दरवाजे हमारे लिए खोलिए, हम अपने पूरे दरवाजे आपके लिए खोलते हैं। अच्छा सुझाव है। अनुराग जी, आपसे क्लोजिंग रिमार्क शॉर्ट में। नहीं, गर्ग साहब ने जो कह दिया, टोटली आई एम विद दैट, राइट। सो देयर इज द फ्यूचर लाइज विद यूनाइटेड स्टेट्स, एंड दिस नेशनल इंटरेस्ट थोड़ा सा रीडिफाइन करना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल जिंगोइज्म पब्लिक में ठीक है, तो दिस टर्म लाइक हम सरेंडर नहीं कर, देखिए ये मतलब कोई आजादी की लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं हम सरेंडर नहीं करेंगे, मतलब। बट आप एज अ लीडर आप डील करके दीजिए कंट्री को और आगे बढ़ाइए, मतलब वी ब्रिंग इट बैक टू 1947 ऑन एवरीथिंग। वो जमाना बदल गया है दीपक। जाहिर तौर पर हमारा प्रयास रहता है कि इस पूरी चर्चा में जो सबसे अच्छी संभावनाएं हैं, जो सबसे अच्छे विचार हैं, वो निकल कर आएँ, और उम्मीद है कि निकल के आ भी रहे हैं। बग्गा सर और सुभाष सर और अनुराग जी, आपके जरिए। हाँ बग्गा सर, कुछ कह रहे हैं आप? जी ने अपने इतने डीप एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा सुझाव दिया है, बट जो प्रैक्टिकल में हुआ है, ईयू से इन्होंने 0% ले लिया, उन पे 15 लगा दी, जापान से 0 ले लिया, उस पे 15, कोरिया से 0 ले लिया, 15, उल्टा उनको बोला 600 बिलियन डॉलर की आप पेशगी दीजिए, ट्रिब्यूट दीजिए, और 750 बिलियन मेरे से एनर्जी खरीदिए, डिफेंस अलग खरीदिए। तो ये वसूली हो रही है, ये एक्सटॉर्शन हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने बोला कि आप 0 ऑफर तो करते, वो लेते ही नहीं थे। उसके बाद जो डिमांड आते जाते वो दुनिया के सामने हम रख सकते थे। अब ये ईयू 600 देने नहीं वाला, ना कोरिया 350, जापान बेचारे बड़े भोले हैं, शायद 750 में से 150-200 दे देंगे, बट उससे ज्यादा किसी की कोई किसी का पार्लियामेंट अलाउ नहीं करेगा। तो एक तरफा यूनिलैटरल डील्स हो रही है, सब यही कह रहे हैं 3 साल निकालो किसी तरह से, होपफुली अगले साल ही इलेक्शन हार जाएंगे कांग्रेस की, तो माइनॉरिटी में आ जाएंगे, वैसे ही लेम डक बन जाएंगे। उनको भी पता है, इसलिए इस साल जल्दी शुरू कर दिया। नहीं तो अगर आप पहले टर्म में देखें 2017-18 में इन्होंने शुरू किया था, एकदम से शुरू नहीं किया था, 18-19 में चालू किया, और 19 में चाइना ने फिर डेप्रिशिएट कर दिया था अपना करेंसी इन रिटेलिएशन। तो वो बड़ी नियर की हिस्ट्री हमें दिखा रही है कि क्या पैंतरे हैं और क्या इनका चलना है, बट ये असभ्य हो गया है पूरा। बिल्कुल सर, जो हम देख भी रहे हैं
कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको सिद्ध करने के लिए, उनको अपने जो पॉलिटिकल वादे हैं पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को टैरिफ वॉर में झोंक देना, वो एक अपने आप में अलग चीज़ है। बहरहाल चर्चा और लंबी हो सकती है, लेकिन हमें उम्मीद है कि कल जो प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट के साथ मीटिंग होने वाली है उसमें से कुछ बेहतर निकल कर आएगा और आगे के रास्ते कुछ बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अजय सर, सुभाष सर और अनुराग जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस शो में। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।